वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है जिसमें कि इम्यून सिस्टम जो है वो खुद ब खुद कुछ बॉडी के अंदर के पार्टिकल्स को फॉरेन पार्टिकल्स मान के फंक्शन करने लगता है और उनके अगेंस्ट आपको एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगता है, या कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। तो इस ओवर एक्टिविटी की वजह से जो जॉइंट लाइनिंग्स होती है या बहुत सारे जो अदर टिश्यूज़ होते हैं वो आपको इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिस एज अ रिजल्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। ये एक क्रोनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें कि मेनली जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके जॉइंट्स। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये आपको जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है उसके 1 से लेकर 3% तक की पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है और ये आपको 30 से 50 ईयर्स के बीच में काफ़ी प्रेवलेंट होता है। मतलब मैक्सिमम जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस है आपको इस एज में देखने को मिलेंगे और इसमें जो वुमेन्स हैं वो आपको मेंस के कंपैरेटिव 3 to 4 टाइम्स मोर अफेक्टेड होती हैं। एटियोपैथोजेनेसिस की बात करें तो ये आपको इम्यूनोजेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल यानी कि जिनमें जेनेटिक वे में कैरिड हो रहा है और वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, आपको मतलब उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है और जल्दी वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं वो ट्रिगरिंग एजेंट की तरह काम कर देते हैं, मतलब वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं जिसकी वजह से वो आपको हाईली एक्टिव हो जाती है। तो सुपर एंटीजन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जिनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो MHC2 रीजन में आपको HLA-DR मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं और जिसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स को देखेंगे जिनका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रोल होता है। तो उसमें आपका सबसे पहला आता है इम्यूनोलॉजिक डीअरेंजमेंट। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगी जो इंडिकेट करता है कि इम्यून प्रोसेस और ख़ास करके ऑटो इम्यून फिनोमिना जो है वो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब हम बात करेंगे अबाउट अलग अलग जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। तो उसमें सबसे पहला है इम्यूनोलॉजिक डीअरेंजमेंट। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो ये इंडिकेट करते हैं कि इम्यून प्रोसेस और ख़ास करके ऑटो इम्यून फिनोमिना जो होती है बॉडी के अंदर वो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डेवलपमेंट में काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है। जैसे कि लगभग आपको जो 80% केसेस हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, उन पेशेंट्स में आपको सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडी जिसको कि रूमेटॉइड फैक्टर कहते हैं वो डिटेक्ट होता है आपके ऑटोलोगस इम्यूनोग्लोबुलिन जी के FC पोर्शन में। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हेट्रोजेनस होती हैं और इनमें ग्लोबुलिन M और इम्यूनोग्लोबुलिन G क्लास के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपको प्रेजेंट होता है सर्कुलेशन में और साथ ही साथ साइनोवियल फ्लूइड में। उसके अलावा कुछ अदर ऑटो एंटीबॉडीज़ जैसे कि एंटी न्यूक्लियर फैक्टर्स एंटीबॉडीज़ कोलेजन टाइप 2 के लिए और एंटीबॉडी साइटोस्केलेटन के लिए भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा गामा ग्लोबुलिन पार्टिकुलरली IG और IgM जो है वो साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है उसका एक्टिवेशन हो जाता है उन पेशेंट्स में। ट्रिगर इवेंट्स, तो ट्रिगर इवेंट्स में जो ऑटो इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, लेकिन कुछ अदर इवेंट्स भी हैं जो कि आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है उसका डिस्ट्रक्शन इनिशिएट करते हैं। और अलग अलग फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं या एज अ ट्रिगर इवेंट्स काम करते हैं वो है आपको इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कि माइकोप्लाज्म, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस या फिर रुबेला वायरस या तो लोकली प्रेजेंट होते हैं साइनोवियल फ्लूइड में या तो फिर किसी सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अटैक के पहले प्रेजेंट होते हैं, तो भी वो कंट्रीब्यूट करता है आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। और दूसरा है वो है आपका HLA-DR4 और HLA-DRI का रोल जो कि आपको इम्यूनोलॉजिक डैमेज को इनिशिएट करता है। अब हम देखेंगे इम्यून सिस्टम का पूरा पैथोजेनेसिस जो कि आपको फाइनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रिजल्ट करता है। तो जैसे ही कोई इन्फेक्शियस एजेंट के रिस्पॉन्स में बॉडी आती है तो
किसी एंटीजन एक्सपोजर यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आती है तो कोई भी जेनेटिकली प्री डिस्पोज इंडिविजुअल होता है यानी कि HLA DR तो जैसे ही कोई जो आपका जेनेटिकली प्री डिस्पोज इंडिविजुअल जो है वो एंटीजन एक्सपोजर यानी इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आता है तो उसकी बॉडी के अंदर CD4 T सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सेल्स इलॉबरेट करते हैं साइटोकाइनिन्स को और ख़ास करके आपको ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF को, इंटरफेरॉन यानी IF गामा को और इंटरल्यूकिन यानी IL को और IL-6 को। ठीक है, तो ये साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं फिर एक्टिवेट कर देते हैं एंडोथेलियल सेल्स को, बीटा लिम्फोसाइट्स को और मैक्रोफेजेस को। जो बी सेल्स आपके एक्टिवेट होते हैं तो वो आपको IgM एंटीबॉडी रिलीज़ करते हैं आपको IgG के अगेंस्ट, यानी कि आपका एंटी-IG रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो रिलीज़ होता है। ये IgG और IgM इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फिर आपको इन्फ्लेमेटरी डैमेज को ट्रिगर कर देते हैं साइनोवियम में, स्मॉल ब्लड वेसल्स और कोलाजन में। जो एक्टिवेटेड इंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो को एक्सप्रेस करते हैं एडहेसिव मॉलिक्यूल को, जो कि स्टिमुलेट करता है आपका इन्फ्लेमेटरी सेल्स के कलेक्शन को। ठीक, जो और मैक्रोफेजेस जो एक्टिवेट होते हैं वो आपको मोर साइटोकाइनिन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपको जॉइंट टिश्यू में डैमेज होता है और जो कार्टिलेज होती है उसका वस्कुलराइजेशन हो जाता है, जिसको कि टर्म करते हैं पैनस फॉर्मेशन। मतलब ये जो आपका जॉइंट टिश्यू डैमेज हो रहा है और साथ में कार्टिलेज का वस्कुलराइजेशन हो रहा है, इन दोनों जो फिनोमेना होती है उसको हम पैनस फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, और तो फाइनली क्या होता है कि आपको डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और बोन्स और कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होता है और उनके डिस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको फाइब्रोसिस यानी फाइबर्स के फॉर्मेशंस होते हैं, एंकिलोसिस होता है, जिसकी वजह से जॉइंट जो है वो आपका उसकी जो एक फॉर्म है वो डिस्टर्ब होने लगता है, मतलब वो डिफॉर्म होने लगते हैं। अगर हम फ्लो चार्ट से देखते हैं तो क्या होता है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि जेनेटिक ससेप्टिबल जो पर्सन होता है जब वो किसी इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आता है तो उसमें क्या होता है कि CD4+ T सेल्स जो होते हैं वो आपको एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि आपको साइटोकाइनिन यानी कि TNF, INF और IL को एक्टिवेट कर देते हैं। ये TNF जो जब एक्टिवेट होता है तो ये आपको एंटी-IgG एंटीबॉडी फॉर्म करता है यानी कि रूमेटॉइड फैक्टर फॉर्म करता है, और जब एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट होता है तो वो आपको एडहेसिव मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करता है, जो कि मोर आपको साइटोकाइनिन्स को इकट्ठा करने लगता है, और मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फर्दर साइटोकाइनिन रिलीज़ करते हैं, और ये तीनों फैक्टर्स मिलके आपको इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और पैनस का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इन्फ्लेमेटरी डैमेज हो जाता है साइनोवियम में, स्मॉल वेसल्स में और कोलाजन में। फाइनली जो कार्टिलेज बोन जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, डिस्ट्रक्शन होने लगता है, फाइब्रोसिस होती है, एंकिलोसिस होती है, और एज अ रिजल्ट आपको जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ होती है यानी कि फाइनली आपको पर्सन है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र करता है। हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। तो बेसिकली जो जॉइंट्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, वार्म सेंसेशन होता है, मतलब टच करने पे वो वहाँ पे वार्म होता है और वो टेंडर होता है। मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है जो कि घंटों हो सकती है। आपको जो टिश्यूज़ जो बॉडी के अंदर के अलग अलग जगह पे टिश्यूज़ के बम्प्स फॉर्म होते हैं स्किन के अंदर में, जिसको कि रूमेटॉइड नोड्यूल्स बोलते हैं। फैटिग हो जाती है, पर्सन को चलने फिरने में दिक्कत होती है, फीवर होता है, वेट लॉस होने लगता है। जो नेक है वो स्वैन टाइप हो जाता है, जैसे इस तरह का आपको स्वैन टाइप फिंगर्स में वो आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ये आपका फिंगर है तो इस तरह का स्वैन टाइप उसमें डिफॉर्मिटी हो जाती है, और जो टो होता है, जो पैर का टो है वो आपका कुछ इस तरह से उठा हुआ हो जाता है। ठीक है, मतलब कॉक की तरह उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो आपको कुछ बॉडी के अंदर अदर डिसीजेस के रिस्क को भी इंक्रीज़ कर देती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन होता है जिसमें बोन्स जो वो काफ़ी वीक हो जाते हैं और फ्रैक्चर बहुत ईजिली हो जाता है, बॉडी मतलब बोन्स का फ्रैक्चर बहुत ईजिली हो जाता है। रूमेटॉइड नोड्यूल्स यानी कि बॉडी के अंदर स्किन के अंदर फॉर्म बम्प्स जो है टिश्यूज़ के फॉर्मेशन होने लगता है, और ख़ास करके आपको प्रेशर पॉइंट जैसे कि एल्बो में, माउथ और आई जो है वो ड्राई होने लगते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शंस होने लगते हैं बॉडी के अंदर, जैसे इन्फ्लुएंजा, निमोनिया एक्सेट्रा।
जो कॉम्पोजिशन है वो एबनॉर्मल हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम से सफ़र करता है पर्सन, यानी कि जो नर्व्स होती हैं उनका कंप्रेशन हो जाता है, खास करके जो हैंड और फिंगर्स को में जो नर्व्स जा रही होती है जिस इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसके वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, लंग डिसीजेज होते हैं, और लिम्फोमा जिसमें कि आपको जो लिम्फ सिस्टम है उसमें ब्लड कैंसर्स डेवलप होने लगते हैं। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को अर्ली स्टेजेस पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अदर डिसीज़ की तरह सिम्टम्स शो नहीं करता है। डॉक्टर्स इसमें बेसिकली आपके जॉइंट की सेलिंग को, रेडनेस को और वार्मनेस को चेक करते हैं डायग्नोज करने के लिए कि पर्सन सफ़र कर रहा है या नहीं। कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो कि आपको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का लेवल जो है एलिवेटेड दिखाते हैं, और साथ ही सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ट्रीटमेंट तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एज सच अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ सिम्टम्स के बेसिस पे ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे NSAID यानी कि आइबुप्रोफेन, नेफ्रोक्सेन, स्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोन, DMARDS, मेथोट्रेक्सेट, लेवोफोनामाइड एक्सेट्रा, ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि उनको पेन से थोड़ा रिलैक्स मिल सके। तो ये था अबाउट आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।